नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपन रीड थर्ड ग्रेड मेंस के अंतर्गत जो टॉपिक आ रहे हैं उनको एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में टॉपिक क्लियर किया था निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है कि ये क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या मैटर आएगा। अगर अदर सब्जेक्ट की बात हो तो फिर हम देख लेते हैं कि उसमें पता चल जाता है, पर जहाँ हिंदी शिक्षण की बात आती है तो हम हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या मैटर आएगा। तो आज ऐसे ही कंफ्यूज को हम दूर करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम। ये स्पष्ट मेंशन है रीड मेंस में कि ये टॉपिक है आपका। तो चलिए जान लेते हैं कि होता क्या है उपागम। देखो बच्चों, शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। किसको उपागम कहते हैं? शिक्षण की प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम अप्रोच। शिक्षण विधियाँ शिक्षण उपागम पर आधारित होती है। जैसे कि हम शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं, जैसे भाषा संस्कृत विधि है, आगमन निगमन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, ऐसे प्रकार की हम बहुत सारी विधियाँ पढ़ते हैं, गीत प्रणाली है। तो वो विधियाँ कहाँ से आती है? तो वो उपागम पर ही आधारित होती है शिक्षण विधियाँ। एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है, यानी एक उपागम जो होता है वो शिक्षण विधियों को जन्म देता है। यानी शिक्षण विधियाँ कहाँ से आती है? हमारे उपागम से। अब आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपका स्पष्ट होता जाएगा कि उपागम कहते किसे हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वाले की मदद करने के लिए, ये स्पष्ट आप समझना, कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वाले की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों तकनीकों का उपयोग करता है, वो उपागम की श्रेणी में आता है। यानी हम जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिन गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, उसी को हम उपागम कह सकते हैं। किसी भी भाषा शिक्षण उपागम को समझना एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है कि भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। जैसे देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उपागम होता क्या है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के लिए एक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। हम जब भी छात्रों को पढ़ाने जाते हैं तो कहा जाता है कि हमें पाठ योजना बना के पढ़ानी चाहिए। तो हम सबसे पहले कक्षा में जाने से पहले एक पाठ योजना का निर्माण करते हैं, और वो पाठ योजना जो होती है वो हमें बच्चों को पढ़ाने में सहायक होती है। तो इस पाठ योजना में हम बच्चों को पाठ समझाने के दृष्टिकोण से क्या करते हैं? अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग मेथड्स के द्वारा हम पढ़ाते हैं। जैसे हिंदी है तो हमें गद्य पढ़ाने के लिए अलग मेथड का यूज़ करना पड़ता है, पद्य पढ़ाने के लिए अलग मेथड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो हमें अलग मेथड का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम रचना शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो भी हमें अलग मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। एकांकी नाटक पढ़ा रहे हैं तो भी अलग। ऐसे हमारे पास बहुत अलग विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम छात्रों को पाठों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वो जो पाठ योजना का जो हम निर्माण करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो पाठ योजना हमारी क्या हुई? एक उपागम हुई, यानी एक पढ़ाने का तरीका हुआ जिसके द्वारा हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें छात्रों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, और उसके अंतर्गत फिर हम पढ़ाने के लिए जिन मेथड्स का, जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वो हमारी हुई शिक्षण विधियाँ। तो हमारे लिए पाठ योजना क्या हुआ? उपागम। और पाठ योजना पढ़ाने के तरीके के लिए हम अनेक मेथड का प्रयोग करते हैं, वो हुई हमारी शिक्षण विधियाँ। अब आप समझिए, भाषिक तत्वों, ध्वनि, शब्द और वाक्य के क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक शिक्षण के दो प्रमुख उपागम हैं। अब आप सोचोगे कि भाषिक तत्व क्या होता है? तो भाषा तत्व वो होता है, जैसे हम कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत हमारे भाषिक तत्व आएंगे। तो भाषिक तत्व किसे कहते हैं? तो उच्चारण है हमारा, वर्तनी है हमारा, है ना, शब्द है, वाक्य है, इन सभी को हम कह सकते हैं भाषिक तत्व। कि पाठ पढ़ाने के दौरान हमें साथ में छात्रों को उच्चारण का भी ज्ञान देना है, वर्तनी का भी ज्ञान देना है, ध्वनि का भी ज्ञान कराना है, हमें छात्रों को शब्दों का भी ज्ञान कराना है, हमें छात्रों को वाक्यों का भी ज्ञान कराना है कि हम इन सब का निर्माण करेंगे कैसे, ये होते क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं? भाषिक तत्व। अब इन भाषिक तत्वों के अनुसार
हम भाषा शिक्षण के उपागम को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, और वो हमारे 2 प्रमुख उपागम है, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। अब यहाँ पर बात आती है पाठ संसर्ग उपागम होता क्या है। तो देखो बच्चों, जानिए, इसका तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ाते समय यथासंभव भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। मतलब पाठ संसर्ग उपागम है क्या? तो पाठ संसर्ग उपागम वही है कि अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाएंगे, और पाठ्य पुस्तक से जब हम पाठ को छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो उसके अंतर्गत जितने भी भाषा तत्व आएंगे, अभी मैंने आपको बताया, जैसे उच्चारण है, वर्तनी है, आपके शब्दार्थ है, वाक्य है, अदर कोई भी आता है, तो उसकी साथ साथ में हमें शिक्षा प्रदान बच्चों को करनी चाहिए। वही होता है हमारा पाठ संसर्ग उपागम, कि पाठ को पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो भी भाषिक तत्व आ रहे हैं हमारे, उसके बारे में छात्रों को परिचित करना। पाठ में प्रयुक्त शब्दों का वाक्यों के आधार पर उच्चारण, वर्तनी, शब्द रचना और वाक्य संरचना से संबंधित दक्षताओं को विकसित करना। मतलब बच्चों को पाठ पढ़ाते पढ़ाते समय हमें पाठ में जो क्लिष्ट शब्द आ रहे हैं उसके उच्चारण का बोध कराना चाहिए हमें छात्रों को। न कोई कठिन शब्द है तो उसको लिखना सिखाना चाहिए हमें छात्रों को। शब्द, कठिन शब्दार्थ है तो उसको बोलना सिखाना चाहिए। वाक्य की संरचना करना हमें सिखाना चाहिए। शब्द के अलग अलग प्रकार हैं, उन सारे शब्दों का हमें ज्ञान कराना चाहिए। जैसे किसी का कोई पर्यायवाची आ रहा है बताना चाहिए, विलोम शब्द आ रहा है तो हमें बीच में बताना चाहिए छात्रों को। इस प्रकार हमें छात्रों को पाठ पढ़ाते समय उनमें ऐसी दक्षता का विकास कर देना है कि उस पाठ के अंतर्गत अगर कोई भी व्याकरणिक बिंदु आता है तो छात्र अपने आप उस पाठ को पढ़ते समय ही स्पष्ट कर ले और उसको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे नेक्स्ट देखो बच्चों क्या होता है, इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग की क्रियात्मक, प्रासंगिक व जीवंत शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, हम पाठ संसर्ग उपागम के द्वारा छात्रों को जो भाषिक तत्वों का ज्ञान हम दे रहे हैं वह सामने तुरंत हम बता रहे हैं, तो वो होगा क्रियात्मक एवं प्रासंगिक शिक्षा हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। जस्ट सामने ही उनको सिखा रहे हैं, तो यह एक जीवन शिक्षा कही जाएगी। आगे नेक्स्ट कह रहे हैं, छात्र सिद्धांतों व नियमों के चक्कर से परे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा प्रयोग व व्यवहार की दक्षता विकसित करते हैं। यानी एक तो चीज़ होती है कि सिद्धांत, यानी हम छात्रों को रटवा देते हैं कि कोई भी चीज़ है, चलो इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, तो हम उनको नियम बता देते हैं और सिद्धांत बता देते हैं और रटवा देते हैं। जैसे संधि ले ली तो दीर्घ संधि तो तुरंत एक शब्द लिया, उसका विग्रह कर दिया, बच्चे को बता दिया कि अ के बाद अ आए या अ के बाद आ आए तो आ हो जाता है। तो ऐसे उदाहरण हमने छात्रों को नियम लिखवा दिए, तो एक तो बालक उस नियम से परिचित होगा, वो तो हो गया सैद्धांतिक ज्ञान और नियमों का ज्ञान हुआ। पर हम इन सिद्धांतों से, नियम से परे जाकर छात्रों को तुरंत सामने ही उसका प्रयोग करके और उनको सिखा दिया जाता है, तो वह उनके व्यवहार में दक्षता विकसित कर सकता है। इसमें उनमें भाषा दक्षता प्राप्त करने की रुचि बनी रहती है, यानी उनमें सीखने की भी रुचि बनी रहती है और भाषा में नित नए प्रयोग करने की भी रुचि बनी रहती है। आगे बच्चों देखो, इस उपागम में पाठ पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण का अच्छा अवसर मिलता है, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है। मतलब जब हम पाठ संसर्ग उपागम के द्वारा छात्रों को पढ़ाते हैं तो छात्रों को सस्वर वाचन के माध्यम से हम उच्चारण शिक्षण का बहुत अच्छा अवसर उनको मिलता है, क्योंकि वह सस्वर वाचन करेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे, और जोर जोर से पढ़ेंगे तो उनके उच्चारण में जो भी अशुद्धियाँ होंगी वह एक शिक्षक के द्वारा सुधार दी जाएंगी। तो उनके उच्चारण तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अशुद्धियाँ सारी निकल जाएगी, पर उनकी लिखने की हैबिट्स नहीं होगी, वह लिख नहीं पाएंगे। इसलिए उनके वर्तनी दोष वैसा ही बना रहेगा और वर्तनी को सुधारने का इसमें मौका कम मिलता है। बच्चों यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि पाठ संसर्ग उपागम के माध्यम से
किसका अवसर कम मिलता है? अगर आपको ऑप्शंस दे दिया जाए उच्चारण का, वर्तनी का, उच्चारण वर्तनी दोनों का, ऐसे करके, तो आपको ध्यान रखना है कि पाठ संसर्ग उपागम में उच्चारण पर ज़्यादा बल दिया जाता है एवं वर्तनी पे कम बल दिया जाता है। यह उपागम शब्द शिक्षण की दृष्टि से विशेष उपयोगी होता है। मतलब पाठ संसर्ग उपागम किसकी दृष्टि से उपयोगी होता है? तो आप बता सकते हो शब्द शिक्षण की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के शब्दों का ज्ञान बालक को करवाया जाता है। क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से शब्द शिक्षण के अनेक अवसर मिलते हैं, क्योंकि जब बालक पाठ पढ़ता है या शिक्षक पाठ पढ़वाता है तो उसमें आए कठिन शब्दार्थ हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, किसी भी प्रकार का कोई विकारी अविकारी शब्द हो, एकार्थी अनेकार्थी शब्द हो, तो पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक उसके बारे में ज्ञान बच्चों को तुरंत दे सकता है कि बच्चों ये शब्द इस प्रकार का है, ये शब्द इस प्रकार का है। तो बालक स्वाभाविक रूप से उस शब्दों को अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट देखो, शब्दों के अर्थबोध, रचना व विशिष्ट शब्दों का ज्ञान इसमें कराया जाता है। यानी शब्दों का साथ में अर्थ बताते जाएंगे तो छात्रों को जो कठिन शब्दार्थ आ रहे हैं उसका अर्थ पता चल जाएगा। साथ ही शब्द की रचना करना बालक सीख जाएगा। कोई नए शब्द है, विशिष्ट शब्द मतलब नवीन शब्द, कोई नए शब्द है, नवीन शब्द है, तो उसकी जानकारी भी साथ साथ में हम बालक को देते रहेंगे। आगे देखिए, निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में वाक्य शिक्षण के भी यथेष्ट अवसर मिलते हैं। अगर कोई निबंधात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है तो उसमें क्लिष्टता होती है और उसकी दृष्टि से बालक को वाक्य शिक्षण यानी वाक्य को सीखने का भी अच्छा अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि मुहावरे उसमें शामिल होते हैं, लोकोक्तियाँ शामिल होती है, तो बालक एक अच्छा वाक्य बनाना भी इसके द्वारा सीख सकता है। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि पाठ संसर्ग उपागम में बालक को उच्चारण का ज्ञान ज़्यादा होता है, शब्दों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के शब्दों का ज्ञान ज़्यादा करवाया जाता है और भाषिक तत्वों को उनको पूर्ण नॉलेज हो जाता है। दूसरा हमारा उपागम आता है बच्चों, रचना शिक्षण उपागम। इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग का अवसर मिलता है। वही बातें जो भाषिक तत्व हैं उसके ज्ञान व प्रयोग का अवसर इसमें बालक को मिलता है। रचना शिक्षण मूलतः अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रचना शिक्षण क्या है। तो रचना शिक्षण मूलतः जो बालक ने अर्जित कर रखा है ज्ञान, उसका प्रयोगात्मक अभ्यास है कि एक बार बालक को शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया और समझा दिया, उसके बाद बालक अगर स्वयं करता है उसका अभ्यास, तो वह होता है रचना शिक्षण उपागम। ठीक है, इसमें बालक अभ्यास पे ज़्यादा बल दिया गया है। और कैसे अभ्यास पे ज़्यादा बल दिया गया है? प्रयोगात्मक अभ्यास पर, और उसमें अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास पर बल दिया गया है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है कि रचना शिक्षण मूलतः अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है। आगे देखिए, जैसे रचना है तो उसके दो रूप होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो मौखिक रचना के रूप में होता है, एक लिखित रचना के रूप में होता है। अब रचना उपागम में अपन बालकों को देखो, ये रचना उपागम है जो रचना शिक्षण उपागम, उसमें प्रयोगात्मक अभ्यास पे बल दिया जाता है। अब हम बालक को क्या क्या करा सकते हैं, मौखिक रूप में भी और लिखित रूप में भी। तो आप देखिए, मौखिक रचना के रूप में हम बालक को क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे बालक में विकास हो। तो मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण का अधिक अवसर मिलता है, क्योंकि मौखिक में बोलना है तो विदित है, वो तो आपको भी पता है कि मौखिक में उच्चारण का ज़्यादा अभ्यास होगा। जैसे छात्रों से निम्नलिखित आयोजन करवाए जा सकते हैं। कक्षा में हम छात्रों से आपस में वार्तालाप करवा सकते हैं। हो सकता है छात्र छात्र के बीच में वार्तालाप करा सकते हैं, शिक्षक छात्र के मध्य वार्तालाप हो सकता है ना। तो किसी भी प्रकार का वार्तालाप का आयोजन हम करवा सकते हैं। दूसरा, वर्णन करवा सकते हैं। कोई भी पाठ पढ़ा दिया, छात्रों को बोला कि वर्णन कीजिए इस पाठ का, तो ये करवा सकते हैं। भाषण प्रतियोगिता हम कक्षा में छात्रों को करवा सकते हैं। संवाद करवा सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं। समाचार दर्शन, समाचार को पढ़ो और
बताओ उसके बारे में, कविता पाठ करवा सकते हैं और विचार गोष्ठी का आयोजन करवा सकते हैं। तो मौखिक रचना के रूप में बालक को हम ये गतिविधियाँ करवा सकते हैं। पर ये गतिविधियाँ कब करवाएंगे? जब बालक को पहले से अर्जित ज्ञान होगा तो वो अपने प्रयोग में लाएंगे। अगर इसके बारे में बालक को नॉलेज ही नहीं है तो वो अपने ज्ञान को अपडेट रखेगा ही नहीं और उसको प्रयोग कर ही नहीं सकेगा। अब दूसरा देखो, लिखित रचना के रूप में। अब हम छात्रों को लिखित रचना के रूप में क्या करवा सकते हैं? तो वर्तनी शिक्षण का अधिक अवसर मिलता है। अब आपको ये पूछेंगे कि वर्तनी शिक्षण का अवसर कौन से उपागम में छात्रों को ज़्यादा मिलता है? तो आप बताओगे रचना शिक्षण उपागम में। अगर रचना शिक्षण उपागम में अगर भेद पूछ लिए तो लिखित रचना में वर्तनी शिक्षण का ज़्यादा मौका मिलता है। अब इसमें अपन छात्रों को क्या क्या करवा सकते हैं? तो व्याख्यासार, यानी कोई भी दोहा, गद्य, पद्य कुछ भी पढ़ा दिया हमने और बच्चों को कह दिया चलो इसकी व्याख्या करो, इसका सार लिखो। संक्षिप्तीकरण, किसी पाठ को पढ़ाकर या किसी कविता की पंक्तियों को पढ़ाकर बोल सकते हैं इसका संक्षिप्तीकरण करो, शॉर्ट समरी लिखो इसकी। पत्र लेखन कीजिए, कोई पत्र लेखन दे दिया, एक पत्र लेखन पहले सिखा दिया, फिर बालकों का चलो आप पत्र लेखन कीजिए। या हम निबंध लेखन करवा सकते हैं छात्रों से, कहानी लेखन करवा सकते हैं। इस प्रकार हम लिखित प्रतियोगिता करवा सकते हैं जिसके द्वारा हम छात्रों की वर्तनी को सुधार सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा रचना शिक्षण उपागम। तो बच्चों मूलतः हमारे 2 उपागम थे, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ऐसे तो अप्रोच तो बहुत सारे हैं अदर सब्जेक्ट में देखे, पर अपनी हिंदी की दृष्टि से उपागम में ये 2 प्रकार के उपागम हैं जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि उपागम होता क्या है। तो शिक्षण विधियों को जन्म देता है एक उपागम। अब आपको मोटे तौर पर पाठ योजना से समझा दिया कि पाठ योजना जो हम बनाते हैं, पढ़ाने से पहले जो हम पाठ योजना बनाते हैं वो एक तरह का हमारा उपागम है और उसी से किसका जन्म होता है? शिक्षण विधियों का जन्म होता है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये टॉपिक हमें बहुत कम पढ़ने में आता है और बहुत कम इसके बारे में हमें मैटर मिल पाता है। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे लिए ये करोगे शेयर और सब्सक्राइब तो मैं आगे और भी आपके 3rd ग्रेड से संबंधित नए नए टॉपिक को देने की कोशिश करूँगी।